शादो के मामू का घर बिल्कुल सामने था। तभी उनका बेटा अमीर अहमद अक्सर उनके घर आ जाता था। शादो की माँ इससे प्यार करती थी, लेकिन बाप कासिम इसके घराने से सख्त नाला था। अमीर के बाप ने विरासत का हिस्सा बहन को ना दिया था। इस पर कासिम ने बीवी से कह दिया था कि तेरे भाई को जमीन प्यारी है, इसलिए अब तेरा नाता मैके से खत्म हुआ। इसके बाद से शादो की माँ का अपने भाई के घर आना जाना बंद हो गया। वो लोग भी इधर नहीं आते थे, मगर बच्चों पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। कभी शादो बाप से छपकर मामू के घर जा पहुंचती और कभी अमीर उधर आ निकलता। हालांकि जानता था कि कासिम फूफा इसको खा जाने वाली नजरों से घूरता है, ताहम वो इसकी जहरीली नजरों को नजरअंदाज कर दिया करता था। बाप को अब बेटी की शादी की फिक्र लगी थी। रिश्ते का जिक्र निकला तो शादो की माँ और मुमानी तड़प कर रह गई। दोनों उठ चाहती थीं कि शादो और अमीर का आपस में रिश्ता हो, मगर कासिम किसी सूरत इस पर राजी न हुआ। एक दिन उसने घर के सहन में शादो और अमीर को हंस हंस कर बातें करते देख लिया तो उसके दिल में खतरे का अलम बजा और वो रिश्ते की तलाश में लग गया। शादो एक खूबसूरत लड़की थी, खुशहाल घर से थी, इसलिए खेतों में काम करने नहीं जाती थी, लेकिन अपनी जमीन पर पर्दे की भी पाबंदी नहीं थी। एक रोज एक सहेली के हमरा खेत में गए तोड़ने चली गई। उधर से हयात का गुजर हुआ। ये इलाके का बड़ा जमींदार था। इसकी नजर जब शादो पर पड़ी तो वो इसे देखता रह गया। कबल अज़ीं इसने अपने गांव में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। इसने इस लम्हे फैसला कर लिया कि हर सूरत इस लड़की से बयां करेगा। कासिम से इसकी अच्छी सलाम दुआ थी। इसी शाम वो कासिम के पास आया और अपना मुद्दा बयान कर दिया। कासिम ने सवाल किया, हयात बख्त साहिब, अब तो शादीशुदा हो, फिर दूसरी शादी क्यों करना चाहते हो? मेरी पहली बीवी से 4 बेटियां हैं। ऑपरेशन की वजह से अब वो मजीद औलाद पैदा नहीं कर सकती। मुझे बेटे की आरजू है, इसी वजह से दूसरी शादी करना चाहता हूँ। कासिम को तो लड़की ब्याहने की जल्दी थी। अलिफ, उसने सोचा शायद किस्मत इस पर मेहरबान हो गई है जो बख्त खुद चलकर उसके दरवाजे पर आ गया है। इसने रिश्ता कबूल कर लिया। हालांकि हयात उसकी बेटी से उम्र में काफी बड़ा था, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था? मालदार और जमींदार तो एक से ज्यादा शादियां करते ही हैं, आगे लड़की का नसीब। जब अमीर को इल्म हुआ कि शादो का रिश्ता हयात जमींदार से तय कर दिया गया है तो वो बहुत अफसर हुआ और मलूल हुआ। उधर शादो भी छप छप कर रोती थी, मगर तकदीर का कलमदान उनके हाथ में न था। वो महज रोते ही रह गए, तकदीर का लिखा न मिटा सके। यूं 2 दिल जबरदस्ती जुदा कर दिए गए और शादो बयाकर हयात के घर चली गई। शादो इस शादी से खुश न थी। कीमती मलबूस और भारी भरकम सोने के जेवरात भी इसके दिल को ना लुभा सके। बाप ने बेटी का कसिक दौलत के उनबाले अंबार में ढूंढा, ये ना देखा कि हयात उम्र रसीदा है और बेटी को सौकन पर दे रहा हूं। शादो जब शौहर की सूरत देखती तो इसके अरमान कच्ची मिट्टी के घरौंदों की तरह ढह जाते। वो इस कदर अफसरदा हुई कि बीमार पड़ गई। काफी अरसा बीमार रही, मगर अपनी बेजोड़ शादी से समझौता ना कर सकी। इसका दिल अब और ज्यादा शिद्दत से अमीर अहमद की याद में तड़पता था। वो मामू को कोसती थी, जिसने इसकी माँ को जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा ना देकर इसको हमेशा के लिए अमीर से जुदा कर दिया था। उधर अमीर की हालत भी इससे कुछ मुख्तलिफ ना थी। इसका जी दुनिया की किसी खूबसूरती में ना लगता था। वो शादो के चले जाने के बाद गांव में ना रहना चाहता था। यहाँ अब इसका दिल ही ना लगता था। शादो में के आई तो मुरझाई कुल्ली की तरह हो चुकी थी। माँ ने जब उसकी यह हालत देखी तो रोने बैठ गई। सास नंदों ने इसे समझाना चाहा, मगर किसी की बात का इस पर कोई असर न हुआ। दुख उसके इख्तियार में ना रहा था। वो बेदरेग शौहर को कोसे जाती थी। दिल बागी हो तो उसे कौन समझा सकता है। शादो 8 आंसू रोती हयात के घर वापस लौट दी गई। यहाँ तो हमा वक्त आग ही सुलगती रहती थी। घर में 4 सौतेली लड़कियां और शातिर सौतन की सियासत, इसे किसी पिलचीन ना मिलता था। इस पर शौहर बदसूरत और तोंद बाहर को निकली हुई थी। ये 50 साल का और शादो 17 बरस की। वो अब अपने बाप को बद दुआएं देती थी, जिसने लालच में आकर बेजोड़ रिश्ता करके चांद को गहन लगा दिया था। एक दिन वो अपने मैके में आई हुई थी। जब घर की छत पे गई तो सामने ही इसको मामू के घर की छत पर अमीर खड़ा नजर आ गया। उसे देखा तो खुद पर काबू ना रख सकी। वो भी बेइख्तियार शादो की जानिब खींचा चला आया। कासिम शहर गया हुआ था। अमीर जल्दी से शादो के घर पहुंचा। मुद्दत बाद मिलने पर शादो से शको किया और होकर बोली, तुम तो कठोर दिल निकले,
कभी कभी दूर से ही सही सूरत दिखा दिया करो तो इस बेचैन दिल को करारा जाए। शादो, मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकता हूँ? वो गैर लोग हैं, मुझे तुम्हारे घर की दहलीज कौन पार करने देगा भला? मेरे घर के पास ही तुम्हारी खाला का घर है, तुम वहां आ सकते हो। मैं तुमको सिर्फ दूर से एक नजर देख लूंगी, बेशक बात मत करना। अमीर का दिल भी कोई झूठा आसरा चाहता था। उसने शादो से वादा कर लिया कि अब वो हर हफ्ते खाला के घर जाया करेगा। ये खाला अमीर की माँ की चचाजाद थी। अमीर उनके घर कम ही जाता था, लेकिन अब वो जल्द जल्द जाने लगा, कभी किसी बहाने और भी किसी सबब से। खाला इसके आने पर खुश होती, कहती, अमीर अहमद जरूर आया करो, मेरी कोई औलाद नहीं है, तुम आ जाते हो दिल खुश हो जाता है। जब वो खाला के घर जाता, उसकी नौकरानी को खाला के घर रखी कोई सौगात देकर कहता कि जाओ दर हयात की छोटी बेगम को दे आओ, उनसे कहना कि खाला ने भिजवाया है। सौगात मिलते ही शादो ऊपर छत पर पहुंच जाती और दूर से ही अमीर का दीदार कर लेती। हयात साहिब की बड़ी जमींदारी थी। वो अक्सर जमीनों पर होते, कभी शहर तो कभी डेरे पर। वो शाम के बाद ही घर आते थे। सौतन अपने बच्चों में लगी होती। शादो का पोर्शन बिल्कुल अलग थलग था, ताहम वो इन दिनों ज्यादा परेशान रहने लगी। इस बात को हयात ने नोट किया तो शादो ने कहा कि तुम्हारी बच्चियां आपस में लड़ती झगड़ती हैं, बहुत शोर मचाती है। तुम्हारी बीवी उन पर चलाती है, मुझे तो एक पल का सुकून नसीब नहीं है। ऊपर से तुम्हारी बड़ी बेगम के ताने सुनने को मिलते हैं, इसी वजह से परेशान रहती हूँ। मनचाही बीवी की खातिर हयात साहिब ने दरमियान में दीवार उठा दी, यूं जिस तरफ के हिस्से मैं शादो और हद थी वो बिल्कुल अलहदा हो गया। अब तुम सुकून से रहो, तुमको ना शोर परेशान करेगा और ना मेरी बीवी के ताने तुशने। अब जमींदार साहिब के दो घर हो गए। वो एक दिन बड़ी बेगम के घर में रहते और एक दिन शादो के पास। शादो दोनों घरों को मिलाने वाला दरमियानी दरवाजा अक्सर बंद रखती, जबकि दोसर और वाजे जो बाहर की तरफ था, इत्तेफाक से इस जानिब खाला का घर था। दोनों घर आमने सामने लेकिन कुछ फासले पर थे। दरमियान में छोटी सी नहर थी जिस पर छोटा सा पुल बना हुआ था। अमीर ने खाला से खूब दोस्ती गांठ ली। जब आता कोई ना कोई तोहफा लाता, कहता। खाला खुश हो जाती, कहती, अमीर बेटा, जब से तुम आने लगे हो मुझे औलाद की कमी अब महसूस नहीं होती। लगता है अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दे दिया है। बेचारी खाला को क्या खबर कि अमीर मियाँ किस मकसद से इधर का रुख करते हैं। अमीर जब आता किसी ना किसी तौर घड़ी दो घड़ी के लिए शादो से मिलने की राह निकाल लेता। ये एक खतरनाक रास्ता था जिस पर दोनों चल रहे थे, मगर उन्हें किसी की परवाह न थी। कहते हैं कि हिजाब जाता रहे तो हिम्मत बढ़ जाती है। अमीर की भी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो जमींदार की गैर मौजूदगी में शादो के घर के अंदर चला आता। मुलाजमा को शादो ने कुछ जेवर देकर अपने साथ मिला लिया था। अब ऐसा भी होने लगा कि हयात दूसरे शहर होते, तब शादो का घर अलग थलग होने की वजह से किसी को भी खबर न होती कि कौन कब रात के अंधेरे में घर में दाखिल हुआ और कब निकलकर गली में गायब हो गया। हयात अक्सर अपनी जमीनों पर जाता रहता था। वहां भी इसने डेरे बनाए हुए थे। कभी वो इधर ही चंद दिन को रह जाता। शादो ने इसके जाने की ये निशानी मुकर्रर की थी। वो अपने सुर्ख पर उंदे को ऊपर की मंजिल की बालकनी पर बांध कर लटका देती थी। इसका मतलब था कि हयात गांव में नहीं है। रंगीन धागों का ये गुच्छा खाला की छत से नजर आता था, जिसे देखकर अमीर बेधड़क आ सकता था। ये बहुत खतरनाक बात थी, मगर दीवाने दिल खतरों में घर जाएं तो फिर जान की परवाह नहीं रहती। ताहम ऐसी मुलाकातें ज्यादा देर तक नहीं चलते। एक बार महल्ले की एक बूढ़ी औरत ने रात के वक्त अमीर अहमद को शादो के घर जाते देख लिया। उसने अपने शक और शुबा का इजहार अपने शौहर से किया, जो हयात का परआना मुलाजिम था, और हयात ने इस अपने घर के पिछली जानिब जिस तरफ नहर थी चंद मरले जमीन इनायत करके इस पर रहने की इजाजत दी हुई थी। अब वो बूढ़ा मुलाजिम टोह में रहने लगा। एक दिन उसने भी अमीर को शादो के घर जाते देख लिया। उसने अपनी वफादारी की पासदारी करते हुए मालिक को दबे लफ्जों बता दिया कि उसने किसी को उनके घर के दरवाजे की तरफ जाते देखा है। मालिक के लिए इतना इशारा काफी था। अब हयात खुद टोह में रहने लगा कि मालूम हो इस बात में सदाकत है या मुलाजिम की बूढ़ी दीद का कसूर है। हयात ने शादो से इस बारे कोई बात पर्स की और न कोई सवाल किया। इसे शुबा हुआ कोई निशी या चूरा चुका उधर को न निकलता होगा, ताहम उसका जी परेशान था।
अगर कोई इसके घर आता भी है तो किसी के जरिया से शादो इस आने वाले को पैगाम भेजती होगी कि मैं घर में मौजूद नहीं हूँ। ये सबसे ज्यादा न समझ में आने वाली बात थी। हयात काफी दिनों तक सोच विचार में रहा, मगर इस बात का जिक्र उसने किसी से न किया, शादो से भी नहीं। एक रोज इसने ऊपर की मंजिल पर एक बात नोट की कि बरामदे की बालकोनी में एक परांदा बंधा हुआ है। एक दिन बाहर से आते हुए इसकी नजर पर उंदे पर पड़ गई, लेकिन जब घर आया इस बात को मामूली समझकर भूल गया। बालों में तो सभी देहाती औरतें पर उंदे बांध लिया करती थी, लेकिन शादो कभी परांदा नहीं बांधती थी। वो हमेशा पोनी कल्प अपने रिबन से बालों को समेट कर बांध लेती थी। एक रोज वो किसी सोच में गलता कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि शादो पर उंदे को संभाल कर अलमारी में रख रही है। यहाँ से हयात के दिल में शक ने और ज्यादा जगह बना ली कि दाल में कुछ काला दिखा है तो कहा है, वरना इस गरीब की ऐसी जुर्रत। एक रोज हयात ने शादो से कहा, दिलशाद बेगम, मैं एक हफ्ता के लिए लाहौर जा रहा हूँ। कुछ केसों में तवातुर से पेशियां लगी हुई हैं, इस वजह से जल्द ना आ सकूंगा। तुम घबराना नहीं, चाहो तो जन्नत बीबी को अपने पास सुला लेना। शादो ने सिर्फ एक लफ्ज जवाब में कहा, जी अच्छा। जमींदार चला गया। शादो ने बूढ़ी मुलाजमा को नहीं बुलाया और इसी शाम बालाई मंजिल की बालकोनी में रंगीन धागों का बना हुआ गुच्छा बांध दिया। रात से कुछ पहले हयात घर आकर बड़ी बेगम के कमरे में लेट गया। आते हुए इसने देख लिया था कि शादो की बालकोनी में रंगीन धागों का गुच्छा लटक रहा है। यकदम इसके जहन ने अलार्म बजा दिया कि कहीं ये सुर्ख पर उंदे तो किसी सिग्नल का काम नहीं देता। बड़ी बीवी से इसने कहा कि रास्ते में मेरी तबीयत नासाज हो गई, मैं वापस चला आया, लेकिन ये बात शादो को पता ना चले, वरना वो परेशान हो जाएगी। सुबह सवेरे जाकर डॉक्टर को दिखाऊंगा, यूं भी मुझे शहर जाना ही है। अगले दिन वो नमाज फजर के वक्त शहर चला गया, लेकिन शाम को वापस लौट आया। उसने देखा कि इसके आते ही शादो ने बालकोनी से परांदा उतारकर अलमारी में रख दिया और कामकाज में मशगूल हो गई। हयात ने अलमारी से पर उंदे निकाला और ऊपर जाकर फिर से बालकोनी में बांध दिया। रात हुई तो जमींदार ने कहा कि मैं बड़ी बेगम की तरफ सोने जा रहा हूँ और वहां से ही 4 बजे सुबह लाहौर चला जाऊंगा। तुम सब दरवाजों की कुंडियां बंद कर लेना, कहीं कोई भूले से खुली ना रह जाए। जी अच्छा। शादो ने हसब मामूल धीमे लहजे में जवाब दिया। रात हो गई। शादो ने सहन की तरफ कुंडी लगाई, मगर गिल्ली के दरवाजे की कुंडी खोल रखी। रात जरा भीगी तो शादो को नींद आ गई। तब हयात अपने बिस्तर से उठकर घर के दूसरे कमरे में जा लेटा कि शायद आज इत्तेफाक से शिकार हाथ आ जाए। वो तो अंदाजे से छत पर घात लगाए बैठा हुआ था, मगर किस्मत ने इसका साथ दिया। शाम को ही अमीर खाला के यहाँ आ गया और कहने लगा, खाला आपसे वादा किया था कि शहर डॉक्टर के पास ले चलूंगा, तभी शाम को आ गया हूँ। खालू बड़े बेटे की तरफ होते हैं, आपको कौन अस्पताल ले जाएगा? अरे बेटा, अब तो मीर अब खार उतर गया है, कल तक तुम्हारे खालू भी शायद आ जाएं। अब अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है खाला, जैसी आपकी मर्जी, मैं चलता हूँ। रात पड़ जाएगी तुमको घर जाते जाते, तुम यहीं सो जाओ, सुबह चले जाना। ठीक है खाला जी। अमीर ने किसी फर्माबरदार बेटे की तरह कहा और दूसरे कमरे में सोने चला गया। अमीर ने खाला के घर की तरफ आते वक्त बालकोनी में सुर्ख पर उंदे लड़का हुआ डाल के लिया था। वो समझा कि हयात आज गांव से बाहर है, यूं वो आधी रात को दबे कदमों शादो के घर चला गया। दरवाजे की कुंडी नहीं लगी थी, सिर्फ पिट भरे हुए थे, जिनके आगे ईंटें रखी हुई तो थी। अमीर आहिस्तगी से भिड़े हुए पिट खोलकर अंदर जा पहुंचा। इस वक्त जमींदार छत पर से ये सब कुछ देख रहा था। इसके हाथ में पिस्तौल था। दरवाजा अभी तक खुला हुआ था ताकि उसे फौरी तौर पर भागना पड़े तो भाग सके। भागने की हयात खान ने नौबत ना दी। इसने दीवार उठाकर एक घर के 2 घर बना दिए थे, लेकिन छत तो एक ही थी। हयात दबे पांव जीने से उतरा और सीधा शादो के कमरे में पहुंचा, जहां वो और अमीर बैठे हुए थे। कायक फायर की आवाज सुनी गई और 2 रूहें एक साथ कफस उनसरी से आसमान की तरफ परवाज कर गई। सोफे और कमरे के फर्श पर खून बिखरा हुआ था। हयात खान खुद थाने चला गया। इसको चंद साल की सजा जरूर हुई, लेकिन इस वारदात को मुद्दतों तक गांव वाले नहीं भुला आए।